हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ सीडीपी और आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक इसी टॉपिक में आज की इस वीडियो में आपके 5 नंबर जो हैं आपके पक्के होने वाले हैं। क्लियर। इस वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, किस टाइप के चिल्ड्रन होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है या फिर स्पेशल नीड्स होती हैं, क्या डिसेबिलिटीज होती हैं। कंप्लीट आज इस वीडियो में ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। पूरे 5 नंबर आपके इसी वीडियो में से आपके आने वाले हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किपिंग आप देखिए, कोई भी पॉइंट आपका मिस हो जाएगा अगर आपने वीडियो को स्किप किया। सो स्टार्टिंग विद टुडे सेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सबसे पहले देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज इंक्लूसिव, सेकंड इज एजुकेशन। इंक्लूसिव के लिए वुड ने कुछ कहा है जो हम अभी देखते हैं। इंक्लूजन इज द मूवमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेग्रीगेटेड सेटिंग्स। अब सेग्रीगेटेड मतलब क्या होता है, जहां पे अलग अलग सेटिंग की होती है। सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अलग स्कूल्स में हैं, ठीक है। जो डेफ एंड डम्ब हैं या फिर किसी को किसी टाइप की डिसेबिलिटी है तो उनके लिए अलग स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम कहते हैं कि सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए। चाहे बच्चा कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, किसी को किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशल अटेंशन चाहिए, उसकी स्पेशल नीड्स हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है, ऑल द चिल्ड्रन हैव इक्वल राइट, उनको ये अधिकार है और ये सेटिंग होनी चाहिए। एक ही स्कूल में सभी बच्चे मिलकर पढ़ रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, किसी भी चीज़ का भेदभाव किए बिना, चाहे वो बच्चा बैकवर्ड सोसाइटी से हो, ठीक है, पॉवर्टी रिडन हो, या फिर फिजिकल इम्पेयरमेंट हो, उसको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में थोड़ी सी तकलीफ है, ठीक है, या फिर व्हील चेयर पर है, व्हाट्सो एवर डिफिकल्टी, कोई स्लो लर्नर है, डेलिक्वेंट स्टूडेंट है, किसी भी तरह का स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को एक ही स्कूल में पढ़ने का अधिकार भी है और उसका राइट भी है कि एक ही स्कूल में वो पढ़े, तभी उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वो खुद को दूसरों से अलग नहीं समझेगा। ही और शी विल थिंक दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस ओनली सोसाइटी, ठीक है। अदरवाइज उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आएगा कि मैं डिसेबल्ड हूँ या फिर जो भी वीकनेस है किसी बच्चे में, तो उस वजह से वो राइज अप नहीं कर पाएगा। अक्सर राइज अप तो करना है ना हर बच्चे को, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए हर किसी को ऊपर उठना जरूरी है। तो वो ऊपर कैसे उठेगा अगर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर उसको अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इक्वल मिलेंगी, सफिशिएंट मिलेंगी नॉर्मल बच्चों की तरह। तो यही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का फंडा है, या फिर इसकी हम एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं कि सभी बच्चों को अधिकार है कि वो एक ही छत के अंदर एक ही स्कूल में बैठकर पढ़े, एक ही क्लासरूम में। बल्कि वहाँ पे देखिए, मैं इसका ना आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर जो हम पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ओवरव्यू से आपको पूरा का पूरा सेशन इंक्लूसिव एजुकेशन का अभी पहले 5 मिनट में ही समझ आने वाला है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं या वो स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चाहिए, वो सभी इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड होते हैं। इंक्लूसिव को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मीन सभी एक जगह पर इकट्ठा होके वहां पर एक ही टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, या फिर स्पेशलाइज टीचर्स कह लीजिए, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज बढ़िया मिल रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जो है वो फिजिकली वेल नहीं है, वो व्हील चेयर पर है, ठीक है, उसके पैर में कोई दिक्कत है, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल में, रैम्प्स बनाए जानी चाहिए। या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो चल फिर नहीं सकते, उनकी क्लासेस प्रेफरेबली बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे हों, या फिर अगर हम उनको एक ही क्लास में एम्बेड करना चाहते हैं तो जो है फ्लोर्स में स्टेयर्स के साथ साथ रैम्प्स की प्रोविजन हो, ताकि बच्चे कोई भी हैं वो ईजिली आ जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को किनको स्लो सुनता है, ठीक है, ऊंचा सुनता है, हम कहते हैं कि जोर से बोलना पड़ता है उन बच्चे के लिए, उनको आप पहले बेंचेस पर बिठाएं, बाकी को अलग नेक्स्ट रो में बिठाएं, ठीक है। तो इस तरह की प्रोविजंस की जा सकती है। या फिर जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, जिनके चश्मा लगा है, तो उनको प्रेफरेबली आगे वाली सीट्स पर प्रेफर किया जाना चाहिए। मींस एक ही क्लासरूम में इस तरह की सेटिंग की जाए, इस तरह का सिस्टम बनाया जाए स्कूल में कि बच्चे एक समान, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, सभी एक क्लास में बैठकर अच्छे से पढ़े और उनकी जो लर्निंग की नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो पाए।
क्लियर हो गई ये चीज? सो इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अब हमें पता है क्लासरूम में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, ठीक है, बच्चे हर वर्ग के, हर कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, कल्चर उनका डिफरेंट होता है, ठीक है, जेंडर के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बच्चों का सीखने का तरीका या फिर उनका मेंटल लेवल जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, उसी से तो हम कहते हैं ना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये वीक है, ये स्लो लर्नर है, या वो मेंटल एबिलिटी से हम उस चीज़ को जज करते हैं। या फिर बच्चों का जो इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है आप कह दें बच्चे की ऑलराउंड है सभी, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, कोई म्यूज़िक में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, सभी का इंटरेस्ट अपना अपना होता है, ठीक है, हर की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो किसी भी बेसिस पर हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, ये क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा, एक्सेप्ट ऑल द स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पर जो एफर्ट्स हैं, जो एफर्ट्स लगाए जाएंगे वो स्टूडेंट्स नहीं लगाएंगे, वो लगाएगा स्कूल लगाएगा या फिर टीचर्स की तरफ से वो एफर्ट्स होंगे, ठीक है, सिस्टम अपने में चेंजेस लेकर आएगा ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन को एक सक्सेसफुल एजुकेशन बनाया जा सके, ठीक है, एफर्ट्स लगाए जाएंगे स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, बस स्टूडेंट्स एफर्ट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, बेस्ट एनवायरनमेंट देना है ताकि वो वहाँ पर अपनी एजुकेशनल नीड्स को, अपनी लर्निंग नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। क्लियर हो गई ये चीज़? अब देखिए हम कहते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन, चलिए उससे पहले एक और पॉइंट है हमारा, वो देखते हैं, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड स्कूल्स एंड स्पेशल स्कूल्स। अब देखिए 3 तरह का स्कूल्स का सिस्टम हम देखते हैं, फर्स्ट इज स्पेशल स्कूल्स होते हैं, फिर होते हैं इंटीग्रेटेड स्कूल्स एंड देन इज द इंक्लूसिव स्कूल या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखिए स्पेशल स्कूल्स कौन से होते थे, हमें पता है कि हमने जो बात की है कि जो भी बच्चों को स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चाहिए उनके लिए अलग से स्कूल बना दिया जाता था, और ये जो स्कूल है ये होता था सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए, ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना देखने में सुनने में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल इम्पेयरमेंट नहीं है, तो वो बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, और स्पेशल स्कूल होता था बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आए इंटीग्रेटेड स्कूल्स। इंटीग्रेटेड क्या होता है कि एक ही स्कूल में ये स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों को एम्बेड तो कर दिया, यानी कि उनको एडमिशन तो दे दी, लेकिन सिस्टम ने अपने आप में कोई चेंजेस नहीं की, एक समझ लीजिए अलग से इनके लिए रूम बना दिया कि अगर इनको नॉर्मल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सिर्फ वहीं पे जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी आप जाओ भाड़ में, ठीक है। ये चीज़ होती थी कि इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था सिस्टम की तरफ से, ठीक है, यानी कि बच्चों को एफर्ट्स लगानी पड़ती थी, बच्चे यहाँ पे फिर से सफ़र कर रहे हैं, क्या फ़ायदा इंटीग्रेट करने का जब उनकी लर्निंग नीड्स या फिर उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वही फुलफिल नहीं हो रही। उसके बाद देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं समावेशी शिक्षा में एक ही स्कूल के अंदर नॉर्मल एंड द स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे वो एक ही सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, और इसमें सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि वो सभी की नीड्स को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो भी उस तरह से मेंटेन करते हैं, टीचिंग एड्स हैं, किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक लर्निंग, हर तरह का टीचिंग का स्टाइल अपनाया जाता है ताकि बच्चे की जो डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग टेक्निक्स हैं या फिर लर्निंग एबिलिटी है, हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को सेटिस्फाई किया जाए, उसको फुलफिल किया जा सके। क्लियर हो ये चीज़? अब इंक्लूसिव सिस्टम में एक टर्म होती है, आपको पता होना चाहिए वो, दैट इज बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ठीक है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के सिस्टम के साथ एम्बेड है कि कोई भी बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही या फिर हमें किसी तरह की कमी है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर किसी भी तरह में, तो लर्निंग एड्स जो हैं वो बिल्डअप होते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, पहले तो इनकी टाइप्स देखते हैं किस किस टाइप्स के हैं, फिर हम वन बाय वन उन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो देखिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हो सकते हैं दैट इज गिफ्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हो सकते हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड, क्रिएटिव चिल्ड्रन हो सकते हैं, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़,
इस पॉइंट में फर्दर काफ़ी पॉइंट्स आते हैं किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, वो हम चेकआउट करेंगे। फिर डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन हो सकते हैं, PTSD, ये हम प्रॉपर यहाँ पर अभी चेकआउट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब देखिए स्पेशल नीड सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं होती जो डिप्राइव्ड होते हैं हम कह दें, या फिर जिनको सिर्फ कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, लेकिन स्पेशल नीड्स उन बच्चों के लिए भी तो हैं जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी तो इस तरह की फैसिलिटीज़ मिले, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिले, ताकि वो अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा राइज कर सकें। एटलीस्ट राइज ना कर सके तो उसके साथ मिलता जुलता लेवल क्वेश्चंस का या फिर एनवायरनमेंट करिकुलम का मटेरियल उनको मिले। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स उन्हीं में से एक हैं। हम क्या कहते हैं कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स का IQ है दैट इज़ ग्रेटर देन 140। हम कह सकते हैं कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जिनके IQ लेवल बिल्कुल हाईएस्ट पीक पॉइंट पर होता है। सपोज ये कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, एक ही एज के हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चे को एक ही चीज़ को 2-3 बार घुमा फिरा के टीचर को समझाना पड़ता है, लेकिन ये जो बच्चा है ये है गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। तो एक बार टीचर ने कोई कंसेप्ट समझाया, इसको झट से समझ में आ गया, या फिर कोई बड़ी क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है अपनी एज का बच्चा, ठीक है। अपनी एज के अकॉर्डिंग मेंटल लेवल जिसका ज़्यादा हो, ज़्यादा समझने की कैपेसिटी हो, या फिर चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर ले, वो कौन होते हैं? गिफ्टेड बच्चे। उन पर ज़्यादा हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं ये तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर गिफ्टेड बच्चे हैं, एक बार कंसेप्ट समझाया, बच्चे को पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। ये नहीं कहते हम कि ये रोट मेमोराइजेशन अच्छे से करते हैं, इनको चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है, बात जो उसकी गहराई में जाकर चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। इनकी जो थिंकिंग होती है ना, हम कहते हैं कि डीपली सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जो गिफ्टेड बच्चे हैं ये डीपली सोचते हैं, तो इनके लिए जो करिकुलम है वो भी किस तरह का होना चाहिए? कंप्लीट चैलेंजिंग होना चाहिए करिकुलम। चैलेंजिंग टास्क हो या फिर एक्टिविटीज़ चैलेंजिंग हो, ताकि बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसके साथ स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं या करिकुलम है वो कोप अप कर पाए। और ऐसे नहीं है कि उनको सिर्फ क्लास में हम कहते हैं ना कि वेले ही बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को तो ये तो आता ही ये चीज़ें, क्या करवा रहे हो मैम आप, ये सारी चीज़ें हमको आती हैं, आप कुछ अच्छा करवाओ, कुछ और चैलेंजिंग सा टास्क लेकर आओ। वो होता है गिफ्टेड बच्चों का काम। अब देखिए ये नहीं है कि ये बच्चे पीछे नहीं रह सकते, अगर इनको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला, क्योंकि इनका दिमाग जो है ना वो चलता रहता है, हर समय चलता रहता है, फ्री नहीं रहने देते ये अपने दिमाग को, ठीक है। मेंटल एक्टिविटीज़ इनको ऐसे है कि हमारे लेवल के हिसाब की मिले, तो इसको कहते हैं हम, ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव ऐसे नहीं कि थोड़ा सा टच कर दिया और बस दर्द होने लग गया वहाँ पे। सेंसिटिव मीन्स दिमागी तौर पर इनको हम कहते हैं हाइटन्ड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है इनकी? हाइटन्ड सेंसिटिविटी होती है। अब हाइटन्ड सेंसिटिविटी के कारण ये बच्चे क्लास में पीछे रह सकते हैं। क्यों पीछे रह सकते हैं? क्योंकि इनको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा क्लास में, तो ये अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे स्टडीज़ में, ठीक है। अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, या फिर उनको चैलेंजिंग नहीं लगेगा, तो इनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, ये वो चीज़ करना ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इनको चैलेंजिंग नहीं लगेगा, तो ये पीछे रह सकते हैं। ऐसे नहीं है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं तो हमेशा ये आगे ही रहेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फिजिकली चैलेंज्ड या फिर फिजिकली डिसेबल जो बच्चे होते हैं, जिनको स्कूल में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली उनको चेंजेस चाहिए होती हैं ताकि वो कहीं भी आ जा सके, ठीक है। उनको ये मोबिलिटी की प्रॉब्लम ना हो कि अगर वो लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं तो लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पर है, वो किस तरह से जाएंगे। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के फेवर में भी होना चाहिए, सिर्फ स्टेयर्स ना हो, रैंप हो, या फिर कुछ भी इस तरह के फैसिलिटीज़ जो स्कूल प्रोवाइड कर सकता है फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए। देन इज द क्रिएटिव चिल्ड्रन। अब देखिए क्रिएटिव और गिफ्टेड ये अलग अलग तरह की स्पेशलिटी होती है। गिफ्टेड बच्चे तो वो होते हैं जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन क्रिएटिव बच्चों की स्पेशलिटी ये नहीं होती कि वो कुछ ज़्यादा IQ होता है। क्रिएटिव बच्चे नया काम नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी भी काम को नए ढंग से करते हैं। क्लियर हो गई? इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, आप ले सकते हैं। कोई भी आपको आंसर शीट, सॉरी कोई भी शीट मिली उसमें ड्राइंग की हुई है, तो बच्चों को दे दिए कि आप इसमें कलर करिए। जो क्रिएटिव बच्चे हैं, क्रिएटिविटी जिसकी कलरिंग में है या फिर आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, वो उसको इस तरह से कलर कर देगा। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा पेंटिंग स्किल्स, कितनी अच्छे से एक्राइलिक पेंटिंग करते हैं, बिल्कुल पेंटिंग में जान डाल देते हैं। वो कौन होते हैं? क्रिएटिव लोग होते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि स्कूल में उनके 90% या फिर 80% आए होंगे, उनकी परसेंटेज हो सकता है 50 हो, क्योंकि उनका बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन वो क्रिएटिव हैं। और उनका इंटरेस्ट किधर था? आर्टिस्टिक स्किल्स थे उनके पास, ठीक है, उनके हाथों में जादू था, हम कहते हैं ना। तो कलर कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं,
या फिर हम कहते हैं लाइक केक को डेकोरेट करना। कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एक तो सिंपल केक बनाकर आपके सामने रख दिया, एक उसका ऊपर पूरी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल डेकोरेशन कर दी। क्रिएटिविटी हम कहते हैं कि शो होती है इस चीज़ में। अब हमारी जो मदर्स हैं, ठीक है, वो विंटर्स आ रहे हैं तो सिलाई कढ़ाई करते रहते हैं, तो स्टिचिंग में क्रिएटिविटी होती है। निटिंग में जो नया नया स्वेटर बनाते हैं, नए नए डिज़ाइंस निकालते हैं, वो भी क्या है, क्रिएटिव है। और वो तो हो सकता है 10th क्लास तक भी ना पढ़े हों, तो वो गिफ्टेड नहीं, वो क्या है, क्रिएटिव है। समझ में आ गया क्रिएटिव का डिफरेंस क्या है इस चीज़ में से। अब देखिए, क्रिएटिव जो लोग होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनके साथ कुछ वर्ड्स रिलेटेड हैं जो हम करते हैं, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनकी। ऐसे नहीं कि एक लाइन पे सोच रहे हैं, सिमिलर सीक्वेंस में सोच रहे हैं तो उसी तरफ सोचते रहेंगे। क्रिएटिव लोग हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। एक तरह से तरीका नहीं मिल रहा, दूसरी वे सोचेंगे, फिर और सोचेंगे, सभी को मिक्सअप करके कुछ बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट बनाकर सामने लेकर आएंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इनकी। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर एक टर्म और होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी और उसको आपने अलग अलग तरीके सोचने कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये सॉल्यूशन सिर्फ मैं मैथमेटिक्स का नहीं बोल रही हूँ, कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन दे सकते हैं, आप इस चीज़ से कैसे बाहर आएंगे, या फिर आपको कोई पजल दे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से ढूंढेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि दिमाग में पूरा तूफान लेकर आओ भैया। तूफान से क्या होगा कि आप डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज सोचेंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव लोगों की ये स्पेशलिटी होती है, ये उनके डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, प्लस ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों की। समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हम ज़रा एंड में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पॉइंट है। उसके बाद आती है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। अब देखिए, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन वो होते हैं जो किसी भी परिस्थितियों के कारण या तो बुरी संगत में चले जाते हैं, ठीक है, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, थोड़ी बहुत चोरी वगैरह करने लग जाते हैं। डेलिक्वेंट बच्चे वो होते हैं। ठीक है, तो उनका डिपेंड क्या करता है कि फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड ही इस तरह का होगा, या फिर वो उनकी जो पीयर ग्रुप है, हम कह सकते हैं उनकी कंपनी। ठीक है, कंपनी बहुत मैटर करती है कि स्कूल में आप किस तरह के फ्रेंड्स बनाते हैं, स्पेशली एट द एज ऑफ एडोलसेंस या फिर प्री एडोलसेंस एज जो होती है, वहाँ पर आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, वही आपका फ्यूचर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, ये होगी डेलिक्वेंट स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं PTSD। तो इसकी सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे जो हैं अदरवाइज नॉर्मल चलते हैं, लेकिन PTSD की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये फुल फॉर्म आप याद रखें, ये भी आपको आ सकती है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चा नॉर्मल अपनी सिचुएशन में चलता जा रहा है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद उसका जो है मेंटल स्टेटस बिल्कुल हिल गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये नहीं हम कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, इस तरह से हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सदमा लग गया दिमाग को, उससे क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ जाता है बच्चों में, कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं रहता। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम कहते हैं कि टाइम जो है, टाइम ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। साथ में उस बच्चों को स्पेशल टाइम देना या फिर उनको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए मोटिवेट करना, ये चीज़ों से ये बच्चे बाहर निकल सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चे कौन होते हैं, जनरली जो रेपिटेटिव एक्शंस करते हैं, रेपिटेशन करते हैं एक्शंस की। वो आमिर खान की एक मूवी थी, क्या नाम था उसका, धूम 3 थी आई थिंक, जहाँ पे आमिर खान का डबल रोल होता है। तो एक तो होता है बिल्कुल नॉर्मल और एक उसका जो भाई होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑटिज्म होता है उसको, तो वो खुद से ही बातें करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि प्राइवेट स्पीच के बारे में पढ़ा है ना हमने। प्राइवेट स्पीच वो लोग बहुत करते हैं, एक तो रेपिटेशन, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं, प्राइवेट स्पीच होती है, और उनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, अटक अटक कर बोलेंगे बात को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होएगी। उसके साथ क्या है, वो सोशल सर्कल उनका ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, सोशली
बैक कह सकते हैं, या फिर सोशल सर्कल उनका ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं कि एक तो वो रेपिटेशन करते हैं, जो बात वो बोलते हैं बार बार रेपिटेशन करते हैं। दिमाग ऐसे नहीं है कि उनका दिमाग नहीं है या फिर माइंड उनका स्लो चलता है, दिमाग उनका पूरा चलता है, लेकिन वो रेपिटेशन करते रहते हैं अपने वर्ड्स की, बातों की, और कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम आती है। एंड वो सोशली उनका सर्कल जो है वो ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए इस पर ऑटिज्म पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रॉपरली। एक्शंस वो अलग तरह के करते रहते हैं। जब आपने ये सारी मूवीज देखी है ना, तो आपको वो रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ADHD, दैट इज अटेंशन हाइपर एक्टिविटी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चे जो होते हैं ना थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स इनकी चलती रहती हैं, तो हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन इनको अटेंशन में प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ पर फोकस ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी आपको इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फाइनली चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये देखिए फर्दर इसकी टाइप्स हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। सो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ये 5 हो सकती हैं, इन चीज़ों के आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया एंड डिसफेजिया या फिर एलफेजिया। तो डिसलेक्सिया किन लोगों को होता है? जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी है चाहिए कि डिसलेक्सिया में कौन सी टाइप की डिफ़िकल्टी होती है, दैट इज़ रीडिंग डिफ़िकल्टी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बच्चे बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, होते हैं ना इस चीज़ में कंफ्यूज, 21 है या 12 है, इस चीज़ में कंफ्यूजिंग, यानी कि रीडिंग में उनका फोकस जो बनता है इन छोटी छोटी चीज़ों में उनको डिफ़िकल्टी आती है, तो ये कहते हैं रीडिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, वहाँ पर वो जो छोटा बच्चा होता है उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, चीज़ें समझ नहीं आ रही होती उसको। ठीक है, तो वो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? पूरा बड़ा बोर्ड पर 8 बनाना, धीरे धीरे करके फिर वो छोटे से ब्लॉक में 8 बनाना सीखता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इन बच्चों में कोई मेंटल डिसऑर्डर है या फिर मेंटली वो वीक है, वीक नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है, दिमाग उनका उतना ही चलता है, सिर्फ उनके माइंड में जो लॉजिक है ना वो लॉजिक डिफरेंट बन जाता है या फिर हम कहते हैं कि गलत बन जाता है, इसलिए वो इन चीज़ों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, रीडिंग डिफिकल्टी होती है उनको। क्लियर? नेक्स्ट इज डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से बनता है कैलकुलेशन। जिन बच्चों को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि जो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक होते हैं या फिर मैथमेटिक्स को समझ ही नहीं सकते, कितना भी उनको समझाई जाओ, उनको क्या हम कह सकते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसकैलकुलिया होती है। कैलकुलिया से आप कैलकुलेशन को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया में क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या किया था, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, और इसमें थर्ड वाले में क्या होती है? बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, राइटिंग, ग्राफ से आप सोच लीजिए, ग्राफ है, ग्राफ बनाना तो मीन्स राइटिंग, राइटिंग ड्राइंग। ठीक है, इस चीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देन इज डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया में क्या होता है? इसमें मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, मोटर स्किल्स या फिर मसल कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे आपके हैंड की छोटी छोटी मूवमेंट्स मैटर करती हैं या फिर मसल्स की कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल शू लेस टाई करना, या फिर आप कह सकते हैं शर्ट के बटन बंद करना। हमने बात की थी ना मोटर स्किल्स में, शर्ट के बटन बंद करना बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है ना, तो शू लेसेस को अच्छे से नहीं बांध पाता है, ये किस में आता है? डिसप्रैक्सिया में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जहाँ पे भी मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होंगे या फिर मसल की कोऑर्डिनेशन की बात की जाएगी, वहाँ पर कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? डिसप्रैक्सिया। देखिए ये सारी चीज़ें पेपर में आई हुई हैं, आपको पूछा जाएगा रीडिंग डिफिकल्टी किस में होती है, तो वो आपको ये नाम दे देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ कोई ना कोई आपको हिंट लेकर ना याद रखना है। डिसलेक्सिया मीन्स रीडिंग डिफिकल्टी,
ठीक है। डिसकैलकुलिया मीन्स मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम, डिसग्राफिया मीन्स राइटिंग में प्रॉब्लम, डिसप्रैक्सिया मीन्स मोटर स्किल्स या फिर मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, एंड डिसफेजिया और एल्फेजिया। देखिए दोनों वर्ड से पेपर में आया हुआ है। कई बार बच्चे सिर्फ डिसफेजिया पढ़ जाते हैं और पेपर में आ जाते हैं एल्फेजिया, तो आप क्या करेंगे, दोनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर स्पीकिंग की प्रॉब्लम आती है, स्पीकिंग या फिर हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है। वो सही से बोल नहीं पाते हैं चीज़ों को, ठीक है, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन बोलने में उनको प्रॉब्लम आती है, हिचकिचा के बोलते हैं या फिर कोई भी स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। वो किसके साथ रिलेटेड है, डिसफेजिया के साथ। सो ये चीज़ें देखिए क्लियर हैं आप लोगों को। इन चीज़ों में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट होता है। और देखिए इसमें एक चीज़ और थी कि ये तो थे स्पेशल नीड के बच्चे, लेकिन हम कहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि किसी के साथ हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसमें आ जाते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, हम कहते हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं या पुअर पीपल हैं, तो उनको भी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। या तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है, फंड्स मिल जाएं, स्कॉलरशिप्स लग जाएं, फीस उनकी माफ़ कर दें। तो इस तरह से उनके लिए भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो भी एजुकेशन अच्छे से ले पाएँ। सो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स सच एज स्वेयर इम्पेयरमेंट इन सोशल इंट्रैक्शन एंड इन कम्युनिकेशन कैन बी डायग्नोज्ड एज सिम्टम्स ऑफ। सो देखिए इसमें अगर आपको याद हो हमने बात की थी अबाउट सोशल इंट्रैक्शन, किस बच्चों को सोशल इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है या फिर कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, रेपिटेटिव वर्ड्स वो बोलते हैं, दैट इज़ इन ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमने किया था ना ये। तो ऑटिज्म में क्या होता है कि सोशली हम किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते क्योंकि उनको रेपिटेटिव वर्ड्स बोलने की हैबिट होती है, ठीक है, सोसाइटी में अपना ज़्यादा सर्कल वो नहीं बना सकते हैं। वो कौन होते हैं, ऑटिस्टिक, यानी कि ऑटिज्म से जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सभी को एकजुट करके पढ़ाना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो एवरी वन शुड बी इंक्लूडेड या फिर ऑल शुड बी गिवन फैसिलिटीज़ या फिर एवरी वन शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन या फिर नन ऑफ द अबव। हमने क्या कहा है कि एवरी वन शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव, इसमें सभी कुछ आ गया। एवरी वन मीन्स एवरी वन, सभी इंक्लूड होने चाहिए, इसी को क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। Next is question number 3. Having a diverse classroom with varied social, economic and cultural background enriches the learning experiences of all students. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पहले तो आप ये देखिए, उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं। अब क्लास में देख लिए डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किस रिलीजन से आ रहा है, किसी का कोई इकोनॉमिक स्टेटस है, कोई हाई सोसाइटी से आ रहा है, ठीक है, कोई किधर की किसी की कम्युनिटी कौन सी है। तो ये सारी सिचुएशंस क्या हैं, ये बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। एनरिच मीन्स उनको एनरिच करना, बढ़ाना, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और बेटर करना। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन बी या सी में से ही हमने देखना है कि कौन सा है, ठीक है। ये करेक्ट है, क्यों, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, या फिर बिकॉज इट मेक्स अ क्लासरूम मोर हायरार्किकल। देखिए ये तो एक फैक्ट है कि क्लासरूम हायरार्किकल होता है, लेकिन एनरिचिंग लर्निंग की एनरिचनेस कब होगी, जब बच्चे एक दूसरे से स्किल्स सीखेंगे। किसी को कोई चीज़ आती है, किसी को कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई कंप्यूटर में अच्छा है, तो मिलजुल कर सभी बच्चे एक दूसरे के एक तरह से टीचर्स ही होते हैं, ठीक है। तो बच्चे एक दूसरे से बहुत बेटर सीखते हैं, टीचर्स पढ़ाएं उससे भी बेटर बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़कर सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारी ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर, दैट इज दे लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। देखिए साथ के साथ आप लोगों ने भी इसके आंसर्स करने हैं और अपने मार्क्स देने मत भूलेगा सेशन के एंड में कि कितने मार्क्स मिले आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमने डिस्कस की थी, है ना, डिसलेक्सिया और भी काफ़ी सारी डिस्कस की थी। तो डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसएबिलिटी, ठीक है। किसी बच्चे को रीडिंग में, यहाँ पे क्या है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलिया जिसको क्या मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसग्राफिया जहाँ पे बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी
आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इनमें से देखिए ये भी क्या है, ADHD भी हमने डिस्कस किया है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ें इंटरमिक्स हो जाती हैं कई बारी, तो एक बारी गो थ्रू ज़रूर हुई थ्योरी से, तो आपको ये चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी हमारा आंसर क्या है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉय ऑफ 4th grade विद विजुअल डेफिशिएंसी। अब एक 4th क्लास का बच्चा है जिसको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, विजुअल डेफिशिएंसी है, उसके साथ किस तरह का ऑप्शन हम देखते हैं, शुड बी एक्सक्लूडेड टू डू अ लोअर लेवल वर्क, बिल्कुल ये तो डिस्करेजमेंट वाली बात हो गई। हेल्प्ड विद रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो टीचर्स क्या करेंगे अगर सिर्फ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ही हेल्प करेंगे। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रही है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहते हैं कि सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठाइए और सिस्टम अपने आप में चेंजेस लेकर आएगा। टीचर्स की स्ट्रैटेजी जो है, टीचिंग स्टाइल है, वहाँ पर चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि हर बच्चा जो क्लास में बैठा है वो अच्छे से पढ़ पाए। तो देखिए ऑडियो सीडीज़ ऐसे तो नहीं है कि बाकी बच्चे नहीं सुन सकते, वो भी तो सुन सकते हैं ना, लेकिन बेनिफिट उससे किसको हो जाएगा, जो देखने में जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो सुनकर चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों के लिए ये एक नई चीज़ हो जाएगी, और जो विजुअल डेफिशिएंसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बेटर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है हम चेक कर लेते हैं एक बारी। गिवन स्पेशल अटेंशन इन द क्लासरूम, देखिए स्पेशल अटेंशन अलग से देंगे तो वो बच्चा अलग फील करेगा, या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करने लगेगा कि मुझे स्पेशल अटेंशन मिल रही है, या फिर वो खुद को लो फील करेगा कि बाकी बच्चे सभी सिमिलर क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं लेकिन मैं अलग से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उनके साथ मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्लियर हो गई ये चीज़। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अननीडेड लेटर्स, ओमिशन ऑफ नीडेड लेटर्स, रिवर्सल ऑफ वॉवल्स, रिवर्सल ऑफ सिलेबस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग लर्निंग डिसएबिलिटी। अब देखिए डिसएबिलिटीज ये सारी क्या है, डिसएबिलिटीज। डिसलेक्सिया किसके साथ रिलेट करती है, रीडिंग प्रॉब्लम्स के साथ। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स के साथ, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई सवाल तो है नहीं, ठीक है। डिसग्राफिया किसके साथ, राइटिंग के साथ, जहाँ पे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अननीडेड लेटर्स, यहाँ पे बच्चों की कौन सी कैपेबिलिटी यूज़ हो रही है, आप खुद सोच के देखिए। आपके सामने वॉवल्स पड़े हैं, ठीक है, आपने उसको रिवर्स करके लिखना है, तो सबसे पहले आप उसको रीड करेंगे ना, अगर आप सही से रीड कर पाएंगे तभी आप उसको अपना आंसर दे पाएंगे, देन इज डिसफेजिया। तो ये भी नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन क्या है, डिसलेक्सिया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को रीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा लेटर सही है, इसको रिवर्स कैसे करेंगे, बी को फॉर एग्जांपल डी लिखना है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। डिसलेक्सिया में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ज़्यादा देखिए जो क्वेश्चंस है ना डिसलेक्सिया पे फ्रेम आउट होते हैं, तो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ तो बहुत अच्छे से, जितने भी क्वेश्चंस डिसलेक्सिया पर बनते हैं ये इस वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप बहुत अच्छे से मतलब मिस मत कीजिएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन इफेक्टिव टीचर इन क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड। जो एक इफेक्टिव टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं क्लासरूम में, उनकी क्लास में क्या है, बच्चे बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई किस कल्चर से, ठीक है, किसी का कोई बैकग्राउंड है, तो टीचर को क्या करना चाहिए वहाँ पर, क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कैटेगराइज तो देखिए बिल्कुल ही नहीं करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सभी को एक जगह पर बिठाइए, कैटेगराइज नहीं करना है उनको कि एक बैकग्राउंड के बच्चे एक जगह पर हैं, एक ग्रुप बनाकर दूसरे के दूसरे जगह पर हैं, फिर वहाँ पे ग्रुपिज्म स्टार्ट हो जाएगी, ये चीज़ नहीं करनी। पुश स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पीयर्स। अब जो बच्चा जिस तरह से बैकग्राउंड से है उसको वही एक्सेप्ट करो ना, तभी तो बच्चे को फील होगा कि उनका जो बैकग्राउंड है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पेक्टेबल या फिर दैट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड। तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, ये सही लग रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन फोकस अगर हम करना चाहें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके चलना होता है, तभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ऑप्शन डी एक बार देख लेते हैं, इग्नोर कल्चरल नॉलेज, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ बच्चों के रिलेटेड, चाहे उनका कल्चर है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, व्हाटसोएवर पॉइंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन इज देयर, हम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। सो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान्ड फॉर। अब जो क्रिएटिव राइटिंग है वो किन बच्चों के लिए प्लान की जानी चाहिए? ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन ग्रेड लेवल, ओनली दोज हु कैन स्पेल एंड राइट कोहेसिव सेंटेंसेज, या फिर ओनली दोज हु वांट टू राइट फॉर न्यूज़पेपर। अब देखिए पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? ऑल द चिल्ड्रन आंसर है ना, तो क्रिएटिव राइटिंग सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। जिनके स्किल्स अच्छे हैं उनके और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, जिनके नहीं हैं अच्छे, ठीक है, बिलो एवरेज हैं, तो वो एवरेज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बच्चे जो भी नई चीज़ करते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिलता ही है। तो ऑल चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेंटल स्कोर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनका स्कोर कहाँ पर होता है? दैट इज 70 to 85 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a child writes 16 as 61 and gets confused between B and D. This is the case of, किस चीज़ का केस है ये? हमने डिस्कस किया था सबसे पहले। इसका वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में बच्चों को रीडिंग प्रॉब्लम होती है। 61 को 16 बोलेंगे, ठीक है, 12 को 21 बोलेंगे, बी को डी बोलेंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। जो बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है क्या एक्चुअल में? ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चों की। विजुअल इम्पेयरमेंट में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। दिस इज अ डिसेबिलिटी नॉट एन इम्पेयरमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। Next question number 11. Robin who does not talk much at home talks a lot at school. It shows that एक बच्चा है जो घर पे बात नहीं करता है ढंग से, लेकिन स्कूल में बहुत बेटर बात करता है। इसका रीज़न क्या है? द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक अलॉट, या फिर टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अलॉट एट स्कूल। शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, या फिर हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। ये है मेन पॉइंट। कई बार पेरेंट्स की जो नेचर है, हमने 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स किए थे, तो कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स है ना ऐसे होते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं। 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हमने किए थे, तो उनमें से सिर्फ एक ऐसा था, तो वो अब मुझे कमेंट करके बताएंगे जो दी बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। और बाकी के 3 में या तो आपको डोमिनेंस शो होगी या फिर ओवर पैम्परिंग शो होगी, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों के जो थॉट्स हैं वो राइज नहीं हो सकते। तो वैसे इन्वायरमेंट में बच्चा स्कूल जाके बेटर फील करता है, क्योंकि वहाँ पर हर बच्चे के थॉट्स को, हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर? सो हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल एजुकेशन? यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल एजुकेशन, किसने ये चीज़ के बारे में बात की थी? दैट इज इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। यहाँ पे इक्वल एजुकेशन के बारे में बात की गई थी कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वल एजुकेशन के रिलेटेड। सो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फिर आ गया जी डिसलेक्सिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये क्या है? एसोसिएटेड किससे? हमने पूरा अच्छे से हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ये है रीडिंग डिसऑर्डर के रिलेटेड, ठीक है। मैथमेटिकल के रिलेटेड कौन सी थी बताइए? मैथमेटिकल के रिलेटेड थी डिसकैलक्यूलिया। हम साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज करते जाएंगे ताकि आपकी डबल ट्रिपल रिवीजन यहीं पे हो जाए, दोबारा से आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर with learning disability which among the following can be directly related to learner, ठीक है। हमने लर्नर को आइडेंटिफाई करना है विद लर्निंग डिसेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द लर्नर। अब लर्नर के साथ कौन सी चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड आई, ठीक है, मसल कोऑर्डिनेशन की जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। देन पुअर राइटिंग एबिलिटी, लिखने में जिनको प्रॉब्लम है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। देन लैकिंग मेमोरी, ये भी एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन हाइपर एक्टिव होना ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है रिलेटेड टू लर्नर, यानी कि लर्नर में अगर हाइपर एक्टिवनेस है तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए आप लोग ये सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पिक करके लेके आई हूँ। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टेट के पेपर में ये आए हुए हैं 2012 के 13 के, ठीक है, 2020 तक के
क्वेश्चंस आपको सारे इसमें देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं खुद में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ट्रैकिंग विद इन द क्लासरूम? ग्रुपिंग लो एबिलिटी एंड हाई एबिलिटी। ग्रुपिंग वाली चीज़ तो हमने करनी ही नहीं है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि ग्रुपिंग नहीं करनी है, सभी को इक्वल समझना है, इक्वल एनवायरनमेंट देना है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बच्चों में। डेवलपिंग एंड असेसिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर ईच स्टूडेंट, या फिर प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ सिंगल क्लास एट डिफरेंट एबिलिटी लेवल्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, तो सभी बच्चों की एबिलिटी लेवल्स को समझते हुए क्लास में स्पेशल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। जैसे हमने एक एमसीक्यू पहले आया था, वहाँ पे जो विजुअली डिसेबल्ड बच्चा था, विजुअल इम्पेयरमेंट थी जिसको, तो वहाँ पे ऑडियो सीडीज़ के थ्रू टीचिंग की गई थी। ठीक है, तो ये करना कोई खास बात नहीं है। प्रेजेंटेशंस शो कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप डेमो दिखा सकते हो, मॉडल्स के थ्रू टीच कर सकते हो बच्चों को। ठीक है, मॉडल्स बच्चे खुद पास में आके उस चीज़ को देख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है। लाइक वॉल्केनो इरप्शन आप शो कर सकते हो। ठीक है, रनिंग, वो क्या करते हैं, कोक ले लेते हैं, मेंटोस ले लेते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट बन जाता है ना। इस तरह से आप बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकते हो। देयर आर अलॉट मैनी वेज। सो ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्लेसिंग स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एजुकेशनल नीड्स इनटू अ कॉमन क्लास। ये चीज़ फिर कैटेगराइज वाली हो गई, क्योंकि जिन बच्चों को डिफरेंट एजुकेशनल नीड्स चाहिए उनको एक क्लास में डाल दिया, लेकिन स्पेशल प्रोग्राम्स रन करने भी तो ज़रूरी है। सो ऑप्शन सी ही क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which statement is true about inclusive education? Children should not be given right to education. All children should receive equal opportunity and right to participate in schools. Girls are not a part of inclusive education. या फिर separate स्पेशल एजुकेशन क्लासेस शुड बी कंडक्टेड इन द स्कूल। सो ऑप्शन बी क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, क्योंकि यही एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट मिलता है एक ही स्कूल में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज आर नॉट द साइंस ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम्स? रीडिंग प्रॉब्लम में कुछ साइंस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉट आ गया, कौन सा नहीं है? ठीक है, साइट, वर्ड, रीडिंग डिफिकल्टी, ये रीडिंग प्रॉब्लम का एक साइन है, समझ लीजिए। पुअर लेटर साउंड एसोसिएशंस, ये भी एक रीडिंग प्रॉब्लम है। लेटर की जो साउंड है, ठीक है, बच्चे बोलते हैं वो एसोसिएट नहीं कर पाते, ये भी एक रीडिंग प्रॉब्लम है। देन स्लो एंड मोनोटोनस रीडिंग, ये भी रीडिंग के साथ रिलेटेड है। लेकिन अनएबल टू टेल द गिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ, गिस्ट का मीनिंग अगर आपको क्लियर होगा तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, किसी पैराग्राफ की समरी करनी। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ पूरे पेज का है तो उसको 4 to 5 लाइन्स में उसकी समरी प्रोवाइड करें। ठीक है, समरी एक मेंटल एस्पेक्ट है, ये एक रीडिंग प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्पेशल नीड्स एजुकेशन इज द टाइप ऑफ एजुकेशन गिवन टू वेरी स्पेशल पीपल? नो, गिवन टू पर्सन विद डिसएबिलिटीज। यस, जिस बच्चों को डिसएबिलिटी होती है किसी भी तरह की, उनको स्पेशल नीड होती है एजुकेशन। ठीक है, स्पेशल एजुकेशनल नीड भी कह सकते हैं या फिर स्पेशल नीड्स एजुकेशन। ठीक है, एस्टेब्लिश बाय कॉलोनियल मास्टर्स या फिर प्रोवाइडेड टू इंटेलिजेंट पीपल, ये कुछ भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी ही क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, the thinking process involved in producing an idea or concept that is new, original and useful is termed as? thinking process involved in producing idea, जहाँ पे ideas produce होते हैं कोई नए कंसेप्ट को लेकर, ठीक है, कुछ ओरिजिनल लेकर आना, कुछ यूजफुल लेकर आना, दैट इज क्रिएटिविटी। हम कहते हैं ना कि वो लोग जो काम को नए तरीके से करते हैं, बहुत क्रिएटिव वे से करते हैं, वो कौन होते हैं? क्रिएटिव पीपल। तो इसको क्या कहते हैं हम? क्रिएटिविटी। Now, according to RTE Act 2009, children with special needs should study in vocational training centers? No. At home with their parents? No. In special schools? In special schools?
created exclusively for them, no, this is also wrong. In inclusive education set up with provisions to cater their educational needs, तो RTEB क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप को वो प्रमोट करता है, सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर. Now next question number 19. According to RTE Act 2009, children with special needs should study in vocational training centers. No. At home with their parents. No. In special schools भी नहीं. ये क्या कहते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल का सेटअप होना चाहिए और प्रोविजंस इस तरह की होनी चाहिए. अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो सिर्फ स्टेयर्स की प्रोविज़न ना हो, लेकिन एक रैंप भी हो, ठीक है, लाइब्रेरी हो सभी बच्चों के लिए, ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए, इस तरह का सारा इंक्लूसिव एजुकेशनल सेटअप होना चाहिए. सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम कर चुके हैं, लेकिन देखिए ये टेट के पेपर में 2015 में आया था पहले जो हमने किया था, और 2011 में भी ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है. तो इसका हमें आंसर पता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, ठीक है. बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 21. लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब इनमें से कोई 3 रीजंस ऐसे हैं जिसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी अगर हो सकती है. हमने सिर्फ एक वो फाइंड आउट करना है जो लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं है. द टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, मेंटल रिटार्डेशन, प्रीनेटल यूज ऑफ एल्कोहल, या फिर मेनिंगिटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी. अब देखिए टीचर्स वे ऑफ टीचिंग ऐसा है जहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती बच्चों को. अब हर क्लास में टीचर चेंज होते हैं तो क्या लर्निंग डिसेबिलिटी हर क्लास में चेंज होती रहेगी? तो इसमें जो है ना पहले से ही बच्चे को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका कोई प्रीवियस कारण होता है, टीचिंग स्टाइल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. सो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर हमारी करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट should be sent only to a school for hearing impaired and not to regular school. बिल्कुल गलत. will not benefit from academic education, negative point, गलत. can do a very well in a regular school if suitable facilitation and resources are provided. ये हुई ना थोड़ी वैल्यूएबल सी बात कि अगर बच्चे को अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो वो एक रेगुलर स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. डी पॉइंट फिर एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है. सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. अ चाइल्ड राइट्स his or her left with his or her left thumb and is comfortable doing things with it. ठीक है, हम कहते हैं ना कई लोग लेफ्टी होते हैं कि तुम लेफ्ट हैंड से लिखते हो या फिर लेफ्ट हैंड से खाना खाते हो एंड सो ऑन. तो उन बच्चों को किस तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए? उनको डिस्करेज करना चाहिए या फिर मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, या फिर अलाउ हिज ओन प्रेफरेंस, या फिर सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प. अब लेफ्ट हैंड से लिख रहा है भाई, कोई गुनाह थोड़ी कर रहा है, तो उसको जो बंदा जिस हैंड से काम करना चाहता है उसको करने दो. यहाँ पर कौन सा कोई रूल हो गया कि आपने जैसे ट्रैफिक का रूल होता है लेफ्ट साइड पे ही चलना है या फिर राइट साइड पे ही चलना है ना, तो उसको अपनी प्रेफरेंस जिस पे भी वो कंफर्टेबल है वो अलाउ करनी चाहिए. सो 23 का ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. अब देखिए 2020 के क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं. इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज एन अनरियलिस्टिक गोल, या फिर इज डिटरमाइंड टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, या फिर विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स, या फिर रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग. सो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि टीचर्स के एटीट्यूड में चेंज आने चाहिए, उनकी टीचिंग वे में चेंज आना चाहिए, ताकि जो भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको भी लर्निंग हो पाए क्लास में, ठीक है, उनको भी बेटर टीच किया जा सके अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स, अदर कंपेनियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर. अब यहाँ पे देखिए नॉट नहीं है ना. 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर. गिफ्टेड बच्चा कौन होता है? जिसका IQ लेवल हम कहते हैं 140 से अबव होता है ना. इसको आपने क्रिएटिव लर्नर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड. ही कैन फील understimulated and bored if the class activities are not challenging enough. तो ये पॉइंट तो सही है, बाकी हम पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि गिफ्टेड बच्चों को ना कुछ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्लास में थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस या फिर चैलेंजिंग स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, तभी उनका मन लगेगा, वरना उनको बोर फील होगा, क्योंकि उनका जो स्टडी लेवल है वो काफ़ी ऊपर होता है नॉर्मल बच्चों से.
ही इज़ हाईली टेम्परामेंटल, ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एट्सेट्रा। ये कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उनको अगर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्लास में नहीं मिलेगा गिफ्टेड बच्चों को, तो वो अंडर स्टिमुलेटेड हो सकते हैं, वो स्टडीज़ में लो भी जा सकते हैं या फिर मिसबिहेव भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लास के लिए खतरनाक बन सकते हैं वो गिफ्टेड बच्चे, क्योंकि उनका दिमाग तो अक्सर गिफ्टेड है, अगर पढ़ाई में नहीं चलेगा तो दूसरी तरफ चलाएंगे वो। सो चैलेंजिंग इनफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्लास के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 26, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्सेप्शनली ब्राइट, यू विल टीच दैम along with the class या फिर along with the higher class by using enriched programs या फिर only when they want। अब देखिए, क्लास के साथ पढ़ाना भी सही है, लेकिन बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स एनरिच्ड हों, थोड़े और बेटर हों, ठीक है, जहाँ पे लर्निंग को काफ़ी कुछ मिले, ठीक है, वो एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट्स को और ज़्यादा पोटेंशियल लेवल उनका इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। अब देखिए, नॉट आ गया यहाँ पर गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साथ। पहले पूछा था कि क्या गिफ्टेड बच्चे की करेक्टरिस्टिक होती है, अब पूछा है कि क्या नहीं होती है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी, क्यूरियस तो वो होते ही हैं नई चीज़ों को जानने के लिए, क्रिएटिविटी भी उनके अंदर कुछ ना कुछ होती है। देन पुअर रिलेशनशिप विद पेयर्स या फिर इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये सी ऑप्शन जो है ये नॉट है, क्योंकि नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। पुअर रिलेशनशिप लोगों के साथ नहीं होते, क्योंकि गिफ्टेड बच्चों के साथ तो हर बच्चा, हर पीयर रहना चाहता है ताकि हमारा लेवल भी गिफ्टेड के बराबर हो जाए या फिर हमें कुछ नया सीखने को मिले। सो पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज एन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया। Is an unrealistic goal is determined to children with disabilities will increase burden on students या फिर requires a change in attitude। So ऑप्शन डी हमें पता है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्या एक क्वेश्चन कम हो गया या हमने कुछ मिस आउट कर दिया? चलिए, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। एक्सेप्शनल कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी लर्नर्स को हम प्लेस नहीं करेंगे? अब एक्सेप्शनल बच्चे वो होंगे जो नॉर्मल नहीं है, इट मीन्स डायरेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी। स्लो बच्चे एक्सेप्शनल कैटेगरी में आएंगे, रिटार्डेड भी उनमें आएंगे, जो गिफ्टेड हैं वो भी उनमें आएंगे, लेकिन नॉर्मल बच्चे वो हैं जो एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आएंगे। और अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि हमने डिस्कस किया था नॉर्मल बच्चों की IQ लेवल किस नंबर्स के अंडर फॉल करती है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर आपने प्रीवियस सेशंस अटेंड किए हैं तो आपको ये पता होगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपने आंसर्स बताइए कि कितने आपने करेक्ट किए इनमें से और कितने आपके गलत गए। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।